हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर के आए हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके पहले भी हमने आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की कई सारी वीडियो प्रोवाइड कराई है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये जो वीडियो है इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं हमने यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर वाले जितने मतलब यहाँ पे वन लाइन फैक्ट जितने भी क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है कि मृत पादप अंगों का ह्यूमस में परिवर्तन क्या कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई मृत पादप अंग है, उसका ह्यूमस में जब परिवर्तन हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को हम कहते हैं ह्यूमस भवन। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ह्यूमस भवन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी भी वन या तालाब के इकोसिस्टम में या पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड है ये कैसा बनता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि एनर्जी का पिरामिड चाहे आपसे कहीं भी पूछे, या आपसे वन परितंत्र में पूछे या आपसे तालाब के इकोसिस्टम में पूछे, हमेशा आपको याद रखना है कि जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा कैसे बनता है? एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो ये आपको याद रखना है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी परितंत्र में या पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवेश है, इसके अलावा रूपांतरण तथा जो विसरण होता है, यह किन नियमों के अनुसार होता है। तो किसी भी परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवेश रूपांतरण होता है यह हमेशा आपको याद रखना है कि ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? ये ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न पोषण स्तरों के क्रमवार भोजन ग्रहण करने की जो बनी श्रृंखला होती है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब विभिन्न पोषण स्तर एक दूसरे को जब ग्रहण करते हैं पोषण के माध्यम से, तो विभिन्न पोषण स्तरों के क्रमवार भोजन ग्रहण करने से एक श्रृंखला जो बन जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली जो गैसें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो किसी भी इन्वायरमेंट या किसी भी पर्यावरण में आप देखेंगे कि ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली जो गैसें होती है वो क्या कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैसें। क्या कहलाती है? ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो आपको याद रखना है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। क्या होती है? डेसिबल होती है। इसको आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो ध्वनि की तीव्रता जो मापते हैं किसमें मापते हैं? ये यहाँ पे आपको चेंज कर लें, डेसिबल। किसमें मापते हैं? डेसिबल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डेसिबल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? डेसिबल। तो डेसिबल से हम क्या करते हैं? ध्वनि की तीव्रता जो मापते हैं इसकी इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हॉट स्पॉट की संकल्पना किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। हॉट स्पॉट, तो हॉट स्पॉट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हॉट स्पॉट की संकल्पना किस वैज्ञानिक ने दी? तो आपको याद रखना है नॉर्मन मायर्स। आपको वैज्ञानिक का नाम याद रखना है नॉर्मन मायर्स। क्या याद रखना है? नॉर्मन मायर्स। तो नॉर्मन मायर्स ये साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले हॉट स्पॉट की परिकल्पना दी। अगला क्वेश्चन है कि काटो और जलाओ कृषि को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? काटो और जलाओ कृषि को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसको हम झूम खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम खेती या झूमिंग कृषि कहते हैं। तो काटो और जलाओ कृषि को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना है झूम खेती के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे प्रदूषक जिनका प्रकृति में आसानी से विघटन हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। तो राइट आंसर आपको क्या करना है इसका? जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन से संयोजित होकर के क्या उत्पाद बनाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कितनी आर्द्र भूमि को रामसर स्थल का दर्जा हासिल है? मतलब भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा हासिल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 ऐसी आर्द्र भूमियां हैं जिसको कि रामसर स्थल का दर्जा हासिल है। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है कि आर्द्र भूमि का संरक्षण जो है तथा इसका स्थायी उपयोग जो है, इसका प्रथम सम्मेलन जो है ईरान में हुआ था। लेकिन ईरान के किस शहर में पूछा है?
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामसर। तो ईरान में जो रामसर जगह है, रामसर जगह में ही सबसे पहले आर्द्रभूमि का संरक्षण तथा स्थायी उपयोग करने की प्रथम सम्मेलन हुई थी। तो आपको राइट आंसर याद रखना है रामसर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामसर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में आवासों की जो विविधता होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो किसी भी संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में जो आवासों की विविधता होती है उसे हम गामा विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम गामा विविधता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको कर लेना है गामा विविधता। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिक विविधता, जो अनुवांशिक विविधता होती है यानी कि जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, इनमें किसी प्रजाति का हर सदस्य जो होता है वो दूसरे सदस्यों से किस संरचना में भिन्न होता है। यानी जो अनुवांशिक विविधता होती है इसमें आपको बताना है कि कोई पर्टिकुलर जो प्रजाति है वो अपने दूसरे सदस्य से किस संरचना में भिन्न होती है। तो आपको याद रखना है जीन की संरचना में। किसकी संरचना में, जीन की संरचना में। जीन की संरचना में क्या होती है, भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं। तो जब जीव संख्या में अर्थात जीवों की संख्या में वृद्धि होती है तो किस प्रकार का वक्र या ग्राफ प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है जे तथा एस आकार का। कैसा प्राप्त होता है, जे तथा एस प्रकार का। तो जे तथा एस आकार का ग्राफ जो है प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वल्लरी तथा अवलंबन, वल्लरी एवं अवलंबन के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है। तो वल्लरी और अवलंबन के मध्य हमेशा आपको याद रखना है कि सहभोजिता, सहभोजिता प्रकार का क्या होता है, अवलंब होता है। क्या होता है, सहभोजिता प्रकार का अवलंब होता है। अर्थात एक जीव दूसरे जीव का क्या करता है, भक्षण करता है और अपने भोजन की प्राप्ति करता है। अगला क्वेश्चन है दो पड़ोसी जैव समुदायों के संक्रांति स्थल को हम क्या कहते हैं। दो पड़ोसी जैव समुदाय हैं तो उनके मध्य जो संक्रांति स्थल है उस स्थल को हम क्या कहते हैं। तो दो समुदायों के मध्य जो संक्रांति स्थल होता है उसे हम क्या कहते हैं, संक्रमिका। क्या कहते हैं, संक्रमिका कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको कर लेना है क्या, संक्रमिका। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के आधारीय स्तर का नाम बताइए। जो हमारा वायुमंडल है उसका सबसे आधारीय स्तर, मतलब जो वायुमंडल का आधार या बेस तैयार करता है उस स्तर का नाम बताना है। तो उस स्तर का नाम क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको कर लेना है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल जो है यह पृथ्वी के आधारीय स्थल का नाम है। इसके बाद क्रमशः आप ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल, फिर आयन मंडल, इस प्रकार से क्रमशः आयन मंडल जो है बढ़ते जाते हैं। तो सबसे जो आधारीय स्थल है वो क्या है, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है कि वलकुट में वायुतक एवं वायु कोष्ठों का पाया जाना किन पौधों की विशेषता है। तो किसी भी वलकुट के अंदर जो वायुतक पाए जाते हैं एवं वायु कोष्ठ पाए जाते हैं, अर्थात वायु के मध्य जो जगह होती है, खाली स्थान होती है, ये किन पौधों की विशेषता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होते हैं उनकी विशेषता है, यानी हाइड्रोफाइट्स प्लांट के अंदर ये विशेषता देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं जलोदभिद पादप। क्या लिख सकते हैं आप, जलोदभिद पादप लिख सकते हैं। तो जलोदभिद पादपों की सबसे बढ़िया विशेषता होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोदभिद या हाइड्रोफाइट्स आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है। तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी जो पीसीआर अभिक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम डीएनए के कई सारे कॉपी तैयार कर सकते हैं, इसको किस प्रचलित नाम से जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, पीपुल्स चॉइस अभिक्रिया। क्या है इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम आप लिख सकते हैं पीपुल्स चॉइस अभिक्रिया। क्या लिखना है, पीपुल्स चॉइस अभिक्रिया, पीपुल्स चॉइस अभिक्रिया। तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, पीपुल्स चॉइस अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा वाहक डीएनए यानी ऐसा कैरियर डीएनए जिसमें हम किसी बाह्य डीएनए को जोड़ते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा वाहक डीएनए जिसमें कोई बाह्य डीएनए भी जुड़ा रहता है, उस डीएनए को हम क्या कहते हैं। तो ऐसे डीएनए को हम क्या कहते हैं, काइमेरिक डीएनए। क्या कहते हैं, ऐसे डीएनए को हम कहते हैं काइमेरिक डीएनए। तो इस प्रकार के डीएनए को हम कहते हैं काइमेरिक डीएनए। अगला क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है इसको किसने दिया था, कार्ल इरेकी ने। किसने दिया था, कार्ल इरेकी। तो इन्होंने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्ल इरेकी। अगला क्वेश्चन है प्रथम अनुवांशिक अभियांत्रिकी कंपनी का नाम बताना है। तो प्रथम अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित कंपनी क्या थी, उसका नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीनेंटेक। क्या हो जाएगा, जीनेंटेक। जीनेंटेक पहली कंपनी थी। तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है क्या, जीनेंटेक। यहां पे आप लिख लेंगे जीनेंटेक।
जीनेंटेक जो है पहली कंपनी है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा निर्मित। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पुनर्योजित जो डीएनए है इसका निर्माण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो सर्वप्रथम जो पुनर्योजित डीएनए विकसित किया गया, इसको किस वैज्ञानिक ने विकसित किया? तो उनका नाम क्या था? पालबर्ग। आपको याद रखना है पालबर्ग। और पालबर्ग को ही आपको यह भी याद रखना है कि हम फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीएमओ को विस्तारित कीजिए। तो जीएमओ का पूरा नाम क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये आपको लिख लेना है, इसका पूरा नाम क्या लिख लेना है आपको? जेनेटिकली, आपको लिख लेना है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या लिखना है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये होता है जीएमओ का पूरा नाम, यानी कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव या ट्रांसजेनिक जो जीव होते हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन है कि उस कंपनी का नाम बताइए जिसने बासमती चावल पर पेटेंट अधिकार प्राप्त कर लिया है। तो उस कंपनी का नाम क्या है? अमेरिकी कंपनी। अमेरिकी कंपनी ने सबसे पहले बासमती चावल पर पेटेंट अधिकार प्राप्त किया था। तो राइट आंसर आपको क्या लिख लेना है? अमेरिकी कंपनी। तो अमेरिकी कंपनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मृदा जीवाणु जो कि बैसिलस थुरिंजेंसिस इसका नाम है, इसके द्वारा उत्पन्न प्रोटीन का नाम क्या है? तो मृदा में जो जीवाणु पाया जाता है एक विशेष प्रकार का जिसको हम बोलते हैं बैसिलस थुरिंजेंसिस। बैसिलस थुरिंजेंसिस जो जीवाणु है इसके द्वारा एक विशेष प्रकार का प्रोटीन उत्पन्न होता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? क्राई प्रोटीन। क्या है उसका नाम? क्या है? क्राई प्रोटीन। ये आपको याद रखना है, क्राई प्रोटीन। तो बैसिलस थुरिंजेंसिस द्वारा जो निर्मित प्रोटीन है उसका नाम क्या है? क्राई प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है प्रथम परजीवी गाय का नाम बताइए। तो पहली ट्रांसजेनिक गाय जो थी उसका नाम बताना है आपको। तो उसका नाम क्या है? रोजी। क्या है? रोजी। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव इंसुलिन किस जीव से व्यावसायिक स्तर पर उत्पादित किया जा रहा है? तो मानव जो इंसुलिन है इसको एक विशेष प्रकार के जीवाणु के द्वारा निर्मित किया जाता है जिसका नाम क्या है? ई कोलाई, या आप इसको कह सकते हैं इस्चेरिचिया कोलाई। क्या कह सकते हैं आप इसको आप कह सकते हैं इस्चेरिचिया कोलाई। क्या नाम इसका? ई कोलाई। तो इकोलाई के द्वारा ही हम मानव इंसुलिन का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उत्पादन किस तकनीक के द्वारा किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडीज होती है जिनका उत्पादन हम एक विशिष्ट तकनीक के माध्यम से करते हैं जिसका नाम क्या है? हाइब्रिडोमा। क्या नाम है उस तकनीक का? हाइब्रिडोमा। तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है हाइब्रिडोमा। तो हाइब्रिडोमा जो है ये एक विशेष प्रकार की तकनीक होती है जिसके द्वारा हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पे हमने आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और डेफिनेट रूप से यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।